नमस्ते एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर सिमंतिनी साखरदांडे, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूं स्किन और हेयर रिलेटेड टॉपिक्स पे। और आज के वीडियो में हम लोग हेयर फॉल के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सबको कभी ना कभी तो थोड़ा तो हेयर फॉल होता ही है। तो हेयर फॉल क्यों होता है, कौन सी वजह है, कौन से डिफरेंट कारण हैं जिनके कारण हमारे बाल गिर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं हेयर फॉल कम करने के लिए। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे बाल नॉर्मली भी झड़ सकते हैं? इसको हम लोग नॉर्मल हेयर फॉल कहते हैं। सो अराउंड 50 से 150, दैट इज 50 से 150 तक बाल नॉर्मली झड़ सकते हैं। वो नॉर्मल है, मतलब हमारे जो बाल हैं वो झड़ के उस जगह पे नए बाल आ सकते हैं। अभी ये नॉर्मल हेयर फॉल क्यों होता है? तो हमारे बाल, जैसे हमारा शरीर एक साइकिल से गुजरता है, जैसे हमें बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा आता है, वैसे ही बालों का एक साइकिल होता है। हमारा हेयर एक हेयर फॉलिकल से निकलता है। सो ये हेयर फॉलिकल हमारे स्किन के नीचे, मतलब स्कैल्प के नीचे होते हैं। और ये हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग बहुत सारे ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल हमारे बालों को न्यूट्रिशन देते हैं। सो हेयर फॉलिकल से पहले बाल बाहर निकल के आता है। तो पहला स्टेज जो होता है उसको हम लोग ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो इस ग्रोथ फेज में बालों की लंबाई डिटरमाइन की जाती है, मतलब आपका बाल कितना बढ़ेगा। सो अराउंड हमारे 90% ऑफ द बाल हमारे ग्रोथ फेज में होते हैं। इसके बाद वो रेस्टिंग फेज में जाते हैं, जिसमें वो बाल बढ़ता भी नहीं है और झड़ता भी नहीं है। फिर तीसरा फेज है झड़ना, ओके, जिसको हम शेडिंग बोलते हैं। इस स्टेज में वो बाल झड़ जाता है और फिर उस जगह पे नया बाल आना शुरू होता है। तो अगर आप अपना स्कैल्प देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द बाल जो होते हैं वो ग्रोथ फेज में होते हैं। थोड़े से ही बाल वो रेस्टिंग फेज और शेडिंग फेज में होते हैं। अब ये जो बाल जो शेडिंग फेज में है, ये गिर के, इसको हम लोग नॉर्मल हेयर फॉल कहते हैं। इसीलिए 50 से 150 तक बाल नॉर्मली झड़ सकते हैं। अगर आपके बाल इससे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हम लोग उसको हेयर फॉल प्रॉब्लम कहते हैं, और इसको फिर इवेल्युएट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस कारण ये बाल जा रहे हैं। अभी जब आपको हेयर फॉल होता है तो उसका 2 स्पेसिफिक कॉजेस हो सकते हैं। एक होता है जिसमें आपका हेयर फॉलिकल पूरी तरह से डैमेज्ड है, इससे नया बाल आने के चांसेस कम है। दूसरा है कि जिसमें हमारा हेयर फॉलिकल, मतलब जिससे बाल आता है, वो इंटैक्ट है। तो अगर आपको ये टाइप का हेयर लॉस है जिसमें आपका हेयर फॉलिकल इंटैक्ट है, तो नया बाल उस जगह से आ सकता है। अभी एक अच्छी बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो लोगों को हेयर लॉस होता है, वो इस वजह से होता है, दैट इज़ नॉन स्कारिंग, मतलब जिसमें आपका हेयर फॉलिकल इंटैक्ट रहता है, और इसीलिए चांसेस, बाल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इसको हम लोग रिवर्सिबल हेयर लॉस कहते हैं, मतलब आपके बाल, जैसे आपके बाल पहले थे वैसे आने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको ये स्कारिंग टाइप का हेयर लॉस है, जिसमें आपका हेयर फॉलिकल कम्प्लीटली डैमेज्ड है, तो आपको बाल आने के चांसेस कम है। आज के वीडियो में हम लोग ये नॉन स्कारिंग हेयर लॉस, इसका एक कॉज जिसको हम लोग टेलुजन एफ्लुएम कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोगों को हेयर फॉल होता है। तो क्या है ये टेलुजन एफ्लुएम? हमारे मेजॉरिटी ऑफ द हमारे बाल जो ग्रोथ फेज में होते हैं वो अचानक से शेडिंग फेज में चले जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेलुजन एफ्लुएम। तो ऐसे क्यों होता है? किसी अंडरलाइन, मतलब कोई भी आपको अगर बीमारी है या किसी भी फैक्टर के कारण ये आपके बाल सारे वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं, तो आपके बाल क्यों झड़ते हैं? पहला सबसे कॉमन कारण है, अगर आप कोई किसी वजह से बीमार थे, फॉर एग्जांपल आपको कोई वायरल बीमारी थी, या मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, या किसी कारण आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, या आपकी कोई सर्जरी हुई थी जिसके कारण आपको एडमिट करके कोई मेडिसिन थे और आपको बहुत सारा वीकनेस आया था, तो ये सब के कारण क्या हो जाता है कि 2-3 हफ्तों के बाद बाल झड़ सकते हैं। दूसरा कारण है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया,
या और कुछ वजह से आपका अगर हीमोग्लोबिन लो है तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तीसरा कारण है अगर आपको थायराइड की बीमारी हो, जैसे कि थायराइड लेवल्स हाई हो या लो हो, उसके कारण भी बाल झड़ सकते हैं। चौथा कारण जो सबसे कॉमन है जो है डिलीवरी के बाद। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि डिलीवरी के थोड़े 1 साल बाद या 6 महीने बाद उनके बाल झड़ना शुरू हो गए। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन की वजह से आपके बाल नहीं झड़ते हैं, तो वो सारे बाल ग्रोइंग फेज में या रेस्टिंग फेज में रहते हैं। सो डिलीवरी के बाद वापस वही हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो सारे बाल जो प्रेगनेंसी में नहीं झड़े वो सारे डिलीवरी के बाद झड़ते हैं। दूसरा कारण है प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद थोड़ी अमाउंट ऑफ का लो हीमोग्लोबिन लो हो जाता है या आपको वीकनेस आता है, उसके कारण भी बाल झड़ सकते हैं। नेक्स्ट कारण है अगर आप किसी डाइट पे हो, तो अगर आपका डाइट कोई स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा है जिसमें आप बहुत सारे फूड रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो उसके कारण भी आपको विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कारण है अगर आपको कोई अंडरलाइन बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़ या और कोई क्रॉनिक बीमारी जिसके कारण भी बाल झड़ सकते हैं। सो ये है सब कारण जिनकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, उसको हम लोग डिल्यूजन एफ्लुएंट कहते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब अगर हम लोग वो अंडरलाइन फैक्टर और या जो भी कारण है उसको ट्रीट करें, आपके बाल जैसे पहले थे वैसे वापस आएंगे। इस टाइप पे हेयर फॉल में यूजुअली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि जब हमने कंघी की या कोम किया तो बहुत सारे बाल निकल के आते हैं। दूसरा चीज़ वो नोटिस करते हैं कि उनका वो जो पोनीटेल था वो बहुत ही छोटा हो गया है, फिर बहुत ही मतलब थिन होते हैं बाल, कम होने लगते हैं, स्पार्स होने दिखता है, उनका जो सर का स्किन है वो विजिबल होने लगता है। अभी अगर आपके बाल झड़ते हैं तो पहली चीज़ आपको करनी है वो है एक सिंपल सा टेस्ट, उसको हम लोग हेयर काउंट बोलते हैं। इसमें को क्या करना है, पहले दिन आपको नहाना है, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे दिन आपको अपने बाल कोम करके जितने बाल गिरते हैं उनको काउंट करना है। तो आप अपना एवरेज हेयर काउंट करेंगे, मतलब दूसरा दिन कितना गिरा, तीसरा दिन कितना गिरा, चौथा दिन कितना गिरा। सो इसके बेसिस पे आपको अपना रफ हेयर काउंट पता चलेगा। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। एक, आपको पता चलेगा कि अगर आपका नॉर्मल हेयर फॉल है या किसी कारण वो बाल झड़ रहे हैं। दूसरा, जब आप ट्रीटमेंट फिनिश करोगे तब आपको पता चलेगा वेदर आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव था कि नहीं था। तो अगर आप अपने डॉक्टर से, जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को मिलने से पहले अगर ये आप हेयर काउंट करते हैं तो डॉक्टर को भी उसका अंदाज़ा आएगा कि आपके कितने बाल जा रहे हैं। तो एक बार आपको रफली पता चला कि ये नॉर्मल हेयर फॉल नहीं है, अच्छा है कि आप अपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट से या डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें। डॉक्टर क्या करेंगे, आपको पहले एग्जामिन करेंगे, आपकी एक डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। औरतों में कभी कभी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मतलब आपका पीरियड कितना दिन तक आता है, कैसा फ्लो है, वो भी इवेलुएट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी डॉक्टर इवेलुएट करके देख सकते हैं कि उसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं या नहीं। ये सब करने के बाद अगर चाहिए तो डॉक्टर थोड़े ब्लड टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट को पता चले कि अगर आपको कोई अनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन है कि नहीं है। फिर आपका थायराइड टेस्ट, ठीक है, या और कोई अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो या और कोई भी डेफिशिएंसी हो तो वो भी ब्लड टेस्ट डॉक्टर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी हो, जैसे कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है या और कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, तो डॉक्टर आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपका थायराइड लेवल एबनॉर्मल है तो उसके हिसाब से आपको थायराइड की मेडिकेशन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। तो अब तक सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो हेयर फॉल पे है वो है मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल से क्या होता है, सो मिनॉक्सिडिल से हमारे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होकर नया बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये मिनॉक्सिडिल मार्केट में 2, 5
10% और वेरियस कॉम्बिनेशंस में भी अवेलेबल है। तो ये मिनॉक्सिडिल अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से पहले पूछ के अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली शुरुआत करें, क्योंकि आपको कितना टाइम तक लगाना है, कितने बार लगाना है, या आपका ड्यूरेशन कितना है, ये आपको आपका डॉक्टर अच्छी तरह से गाइड कर सकता है, क्योंकि ये हर एक पेशेंट पे या टाइप ऑफ कौन से आपका हेयर फॉल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनॉक्सिडिल कैसे लगाते हैं? यूजुअली उसके साथ एक ड्रॉपर आता है, यही तो पंप आता है। तो आपको वो पंप अपने हाथों पे या डायरेक्टली स्कैल्प पे लगाना है। सो ऐसे पार्टीशन करके आप इंटायर आपके जो स्कैल्प है उस पर लगाना है। उसके बाद आपको हाथ अपना अच्छी तरह से साफ धोना है और मुंह भी धोना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वो मिनॉक्सिडिल लोशन नीचे ड्रिप होके आपको इधर फोरहेड पे या साइड्स पे या जॉ पे बाल आ सकते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट मिनॉक्सिडिल का जो सबसे कॉमन है वो है इरिटेशन। तो थोड़े लोगों को खुजली होना, जैसे डैंड्रफ जैसे पाउडर डिपॉजिट होना, ये भी मिनॉक्सिडिल के कारण हो सकता है। और इसका कारण है मिनॉक्सिडिल में एक टाइप का द्रव्य रहता है जिसका नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो अगर आपको ऐसी कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस आप कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाके वो फॉर्मुलेशन चेंज कीजिए। तीसरा साइड इफेक्ट है बाल थोड़े झड़ना, मतलब थोड़े दिनों के लिए थोड़ा ज़्यादा हेयरफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसकी ये एकदम से नॉर्मल है। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। और मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट आने के लिए 2 से 3 महीना लगता है। और दूसरा चीज़ है हेयर ट्रीटमेंट में हेयर सीरम्स। बहुत ही कम स्टडीज़ अवेलेबल है हेयर सीरम्स के ऊपर जो हेयर फॉल में कम करने के लिए हेल्प करती है या नहीं। तो इट डिपेंड्स अगेन अपॉन द डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत सारे डॉक्टरों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है इसके यूज़ करने से। सो ये अगेन आपके डर्मेटोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम तक या वेदर वो ये हेयर सीरम आपको ट्राई करना चाहते हैं या नहीं। अभी ये सब होने के बाद थोड़ी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं जो आप अपने हेयर के रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने बाल रेगुलरली वॉश करना। यूजुअली एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में 2 बार लगाया जाता है। बाकी के टाइम पे आप अपना नॉर्मल जो माइल्ड शैम्पू है वो यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू को हमेशा रूट्स पे लगाएं, ना कि बालों पे। उसके बाद बाल वॉश करने के बाद आप अपने हेयर टिप्स पे, मतलब नीचे के भागों पे कंडीशनर लगा सकते हो। दूसरा एक चीज़ है ऑयल लगाना। अगर आपके बाल और स्कैल्प बहुत ही ऑयली या ग्रीजी है या आपको पिंपल्स है तो फिर आप ऑयल रात को नहीं लगा सकते। अगर आपके बाल बहुत ही फ्रीजी है तो आप उसको ऑयल और पानी के साथ मिक्स करके अपने टिप्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। तीसरी चीज़ है कोई भी हॉट टूल्स ना यूज़ करें, जैसे कि आयरनिंग, ब्लो ड्राइंग, स्ट्रेटनिंग। तो अगर आपको एक्टिव हेयर लॉस है तो प्लीज़ आप ये चीज़ें यूज़ मत करिए। चौथा है कि बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश करना। बहुत ही गर्म पानी से बाल धोने से और ज़्यादा बाल टूट सकते हैं। आपका कोम जो है, आपकी जो कंघी रहती है, उसको हमेशा साफ रखिए। फिर कोई भी टाइट हेयर स्टाइल अपने बालों पे मत कीजिए, जैसे कि खींच के इधर क्लिप्स लगाना या टाइट बंस करना। इससे भी रूट्स पे प्रेशर आके और बाल झड़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ही एक्टिव हेयर लॉस है तो प्लीज़ आप अपना हेयर कलरिंग, डाइंग उसको अवॉइड कीजिए। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आप ऑयल डाल के मसाज नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑयली स्किन है या आपको डैंड्रफ है, उस टाइम पे आप नॉर्मली जस्ट अपनी उंगलियों से हल्का सा अपने स्कैल्प को मसाज करो। इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होके आपके बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये आप डेली 10 मिनट के लिए कर सकते हो। ये थे मेरे कुछ यूज़फुल टिप्स इस वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही स्किन और हेयर रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू।